हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने समझा था कि एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए होता है और जो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है। फिर हमने देखा था कि इसके क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि पॉलिटिकल पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे पॉलिटिकल पावर मिले और वो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। नेक्स्ट, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। नेक्स्ट, जो भी पार्टी जीतती है वो हमारी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करती है और गवर्नमेंट को चलाती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक लिंक का काम करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। नेक्स्ट, हमने चेंजिंग नेचर देखा था पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद एरा था ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने सारा डोमिनेंस लिया हुआ था और वही एक पार्टी थी जिसे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते थे। देन 1977 में ये सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में थोड़ा चेंज आया। उसके बाद 1989 के लोकसभा इलेक्शन में जो एक पार्टी हमेशा जीतती थी या उसका डोमिनेंस था वो ख़त्म हो गया। आफ्टर दैट कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट बनाई जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया था कि कौन कौन सी नेशनल पार्टीज़ होती हैं, जिस पे हमने सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा था, जो सबसे पहली नेशनल पार्टी थी जो 1885 में इस्टेब्लिश की गई थी। आफ्टर दैट हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, जिसका स्प्लिट हो गया था 1962 में और दो पार्टीज़ उस समय फॉर्म हो गई थी, जिसकी एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। आफ्टर दैट हमने भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ा था, जो नेशनल लेवल की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, जिसे एक्चुअली इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में, जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंट्री में लेकर आना। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट. This party proclaims socialism, secularism, and democracy. The party opposes imperialism. Party's policy is to protect the interest of workers, farmers, and landless laborers. अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये कहती है कि सोशलिज्म होना चाहिए, मतलब हर गवर्नमेंट को सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, हर पार्टी को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। सेक्युलरिज्म होना चाहिए, हर रिलीजन एक्सेप्टेबल होना चाहिए और किसी भी रिलीजन के साथ किसी तरह का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कंट्री में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो होनी चाहिए डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, ये जो पार्टी है ये इम्पेरियलिज्म को अपोज करती है, जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में करते थे। नेक्स्ट, इस पार्टी की पॉलिसी है कि वर्कर्स, फार्मर्स और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नाउ नेक्स्ट वन इज़ बहुजन समाज पार्टी. बहुजन समाज पार्टी professes the socialist ideology. In 1984, the party was established with the objective of protecting the interest of the majority scheduled caste, scheduled tribes, religious minorities and other backward classes together constitute a majority. अब ये जो बहुजन समाज पार्टी है ये एक्चुअली सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रखती है। 1984 को ये पार्टी इस्टेब्लिश की गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव था कि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिलीजियस माइनॉरिटी या ओबीसीज जो और भी लेफ्ट आउट कास्ट हैं। और इसी कारण से इन लोगों के जो वोट्स हैं वो इस पार्टी को मिलते थे। द पार्टी एम्स टू गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ द मेजॉरिटी। और इस पार्टी का ये मानना है कि ये जितनी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं ये सारे मिलकर मेजॉरिटी बनाते हैं और इनके हाथ में पावर
होनी चाहिए. Now next one is National Congress Party. In 1999 there was a split in the Congress Party and National Congress Party was established. अब 1999 में जो कांग्रेस पार्टी थी उसके बीच स्प्लिट हुआ, उसके बीच डिवीजन हुआ और नेशनल कांग्रेस पार्टी इस्टेब्लिश हुई. द पार्टी बिलीव्स इन द values of democracy, equality and secularism. The party was in power in Maharashtra from 1999 to 2014 in coalition with Congress Party. अब ये जो पार्टी है ये बिलीव करती है कि कंट्री में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और सेक्युलरिज्म होना चाहिए. नेक्स्ट, ये पार्टी महाराष्ट्र में पावर में थी 1999 से लेकर 2014 तक, जब इसने कांग्रेस पार्टी के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाई थी. Nationalist Congress Party for a long period was also a part of coalition government led by Congress at center for 2004 to 2014. नेक्स्ट, ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक सेंटर में भी रूल कर रही थी 2004 से 2014 तक, जिस समय इस पार्टी ने कोalition गवर्नमेंट अगेन बनाई थी कांग्रेस के साथ. नाउ Trinamool Congress. All India Trinamool Congress Party was established in 1998. Election Commission gave the party recognition as national party in 2016. The party supports democracy, secularism and protection of interest of weaker section of the society. अब जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में. जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पार्टी को रिकग्निशन देती है एज अ नेशनल पार्टी. 2016 में ये रिकग्निशन इस पार्टी को मिला था. ये पार्टी सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. नाउ आपको एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे आपको बताया गया है नंबर ऑफ सीट्स सिक्योर्ड बाय नेशनल पार्टीज इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2009 एंड 2014. तो ये नेशनल पार्टीज़ के नाम दिए हुए हैं. द नंबर ऑफ सीट्स दिए हुए हैं कि 2009 में कितने सीट्स मिले थे इस पार्टी को और 2014 में कितने मिले थे. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2009 में 206 मिले थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं, एंड वो 2014 में कम होकर सिर्फ 44 हो गए थे. नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 4 मिले थे 2009 में और 2014 में 1, जो कि कम ही है. नाउ भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा ही वेरिएशन आया था. 2009 में 116 सीट्स मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 2014 में ये सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ के हम कह सकते हैं डबल से भी ज़्यादा हुई थी, 282. ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 16 सीट्स बस मिली थी 2009 में एंड 14 में 9 सीट्स, दैट्स इट. देन बहुजन समाज पार्टी को 2009 में 21 सीट्स मिली थी एंड 14 में 0 सीट्स मिली थी. एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनी थी, उसे 2009 में 9 सीट्स मिली थी सिर्फ, और 2014 में सिर्फ और सिर्फ 6 सीट्स. तो हम देख सकते हैं कि दो मेन पार्टी जो हमारे कंट्री में है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और दूसरी भारतीय जनता पार्टी है. और किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस एकदम से डाउन हो गई 2009 से 2014 में, 206 से 44 पे आ गई, और भारतीय जनता पार्टी 116 से सीधा अपराइज होकर 282 पे आ गई. नाउ यू मस्ट be reading different news in newspapers. Through these news items we get information about various parties existing in different states of India. तो हम अलग अलग जब न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज़ हैं. Do these parties function only at state level? Some state leaders are influential at national level while some have influence only at state level. Why is it so? तो क्या जिन पार्टीज़ के बारे में दिया गया होता है क्या ये सिर्फ स्टेट लेवल में काम करती हैं? बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं कि जो स्टेट लेवल के होके नेशनल लेवल में उनका इन्फ्लुएंस होता है और कुछ लीडर्स का सिर्फ स्टेट लेवल में होता है. तो ऐसा क्यों?
With the help of such questions, we will try to get information about various regional parties in India. We will study some of the regional parties from different parts of India. तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी रीजनल पार्टीज़ इंडिया में हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और हम फिर रीजनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. In India, we find people speaking different languages and having different tradition and culture. They belong to different parts of India. We see different regions have their own language. You have already studied different geographical regions in Maharashtra. तो इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जिनका अलग अलग ट्रेडिशन है, कल्चर है, और वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते हैं. साथ ही साथ हमने देखा हर रीजन का अपना खुद का लैंग्वेज होता है. इस बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कैसे महाराष्ट्र के में भी अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स हैं. इन महाराष्ट्र देयर एग्जिस्ट जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. महाराष्ट्र इज़ डिफरेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. महाराष्ट्र में हमें ज़्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी मिलेगी कि कोई कोस्टल एरिया है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, और हमें कल्चरल डाइवर्सिटी मिलेगी कि थोड़ा बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी अलग अलग रीजन में है. पर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका से बहुत अलग है. द फीलिंग ऑफ एफिनिटी डेवलप्ड अबाउट our language and region gradually turn into identity consciousness and finally gives rise to regionalism. रीजनलिज्म के बारे में हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि किस तरीके से किसी जगह का लैंग्वेज और किसी जगह के रहने का तरीका उस जगह के लोगों के मन में आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस डाल देता है कि हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर, ये हमारी आइडेंटिटी है, और इस कारण से वो दूसरे स्टेट के लोगों को टॉलरेट नहीं करते, दूसरे स्टेट के लोगों के लिए मन में भेदभाव रखते हैं, जहाँ से रीजनलिज्म का क्रिएशन होता है. People start thinking primarily about the interest and development of their own region. लोग सिर्फ अपने रीजन के बारे में सोचते हैं, अपने रीजन के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं. They start feeling proud of their language, literature, traditions, history of social reforms, educational and cultural movements, and this give rise to development of linguistic identity. लोग प्राउड फील करने लग जाते हैं अपने लैंग्वेज, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट्स के ऊपर, और जिसके कारण से उनके अंदर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है. रीजनल आइडेंटिटी डेवलप्स फ्रॉम द consciousness about the development of region and the feeling that people belonging to the region should have claim over resources and employment opportunities. अब इसके कारण क्या होता है कि रीजनल आइडेंटिटी जो लोगों के मन में डेवलप होने लग जाती है, तो उससे लोगों में एक फीलिंग आने लगती है कि क्योंकि ये हमारा रीजन है तो यहाँ के सारे रिसोर्सेज हमें बिलोंग करते हैं, और यहाँ में जितने भी एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे लिए है, और इसीलिए ये लोग दूसरे रीजन से आए हुए लोग जब इनकी जगहों पे रहते हैं तो इनको टॉलरेट नहीं होता, ये उनको ना अपने रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं, ना अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करना चाहते हैं. When linguistic, regional, cultural and other identities get connected, regional consciousness emerges as a strong feeling. Sometimes it gives rise to independent political parties or pressure groups or movement. All such development aim at the protection of interest of a region. लेकिन इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि जब लैंग्वेज, रीजन, कल्चर या दूसरी आइडेंटिटीज़ कुछ लोगों में, कुछ सोशल ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड हो जाती है, रीजनल कॉन्शियसनेस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग की तरह इमर्ज हो जाता है, तो इसके कारण इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ या प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट्स बन जाते हैं. और ये जो ग्रुप्स होते हैं इनका एम होता है अपने रीजन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. Now coming to regional parties. Regional parties are those groups in the region who have a proud feeling about different identity of their region and who compete to get political power with the objective of regional development. Regional parties वो ग्रुप होते हैं किसी भी रीजन की जिनको प्राउड फीलिंग होती है
अपने रीजन की आइडेंटिटी पे, और जो पॉलिटिकल पावर के लिए compete करती हैं और जिनको ऑब्जेक्टिव होता है अपने रीजन का डेवलपमेंट करना. द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन. Though they play a significant role at the regional level, they influence national politics as well. अब जो भी रीजनल पार्टीज़ होती हैं उनका जो इन्फ्लुएंस होता है, पावर होता है, वो सिर्फ अपने रीजन तक रहता है. और रीजनल लेवल पे तो वो एक इन्फ्लुएंशियल रोल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, पर नेशनल लेवल पे भी उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है. रीजनल पार्टीज़ गिव प्रेफरेंस टू द रिजोल्यूशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम्स. For the development of the region, they demand more autonomy and authority, though they cooperate with federal government, then try to protect their autonomy. अब ये जो रीजनल पार्टीज़ होती है ये अपने रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ध्यान देती है. इनकी जो डिमांड होती है वो होती है कि हमें हमारे रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले और अथॉरिटी मिले, पर ये साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी पूरे तरीके से कोऑपरेट करती हैं और अपनी फ्रीडम प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करती हैं. रीजनल पार्टीज मेक सेवरल डिमांड्स सच एज रीजनल प्रॉब्लम शुड बी रिजॉल्व्ड एट रीजनल लेवल, पॉलिटिकल पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम रीजन, एंड रेसिडेंट्स ऑफ द रीजन शुड गेट प्रेफरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जॉब. रीजनल पार्टीज़ बहुत सारी डिमांड्स होती है उसे सामने रखती है, जैसे रीजनल प्रॉब्लम को रीजनल लेवल में सॉल्व किया जाए, पॉलिटिकल पावर, किसी भी रीजन का पॉलिटिकल पावर रीजनल पार्टीज़ के हाथ में रहे, और जो भी रेसिडेंट्स हैं उस रीजन के उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन या जॉब में प्रेफरेंस दी जाए. इसीलिए आप अपने स्टेट से जब भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपको प्रेफरेंस मिलती है. नाउ कमिंग टू चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज़ इन इंडिया. किस तरीके से रीजनल पार्टीज़ का नेचर चेंज हुआ है इंडिया में. रीजनल पार्टीज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. हाउएवर, ओवर द ईयर्स देयर नेचर एंड रोल हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली. रीजनल पार्टीज़ का जो कॉन्सेप्ट आया या रीजनल पार्टीज़ जो बनने लगी, ये इंडिपेंडेंस के बाद हुआ ऐसा, और सालों से इन पार्टीज़ का नेचर और रोल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है. इनिशियली रीजनल आइडेंटिटीज़ गेव राइज टू द सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स. द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान, द्राविड़स्तान वर मेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिंग फ्रॉम इंडियन फेडरेशन एंड एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. स्टार्टिंग में जब ये रीजनल पार्टीज़ आई थी तो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट के नाम पे आई थी. मतलब अलग अलग स्टेट्स डिमांड कर रहे थे कि हमें इंडिया का पार्ट नहीं रहना, हमें अपनी खुद की कंट्री बनना है और अपनी कंट्री संभालना है. जैसे सबसे पहले खालिस्तान का की डिमांड रखी गई थी पंजाब में, द्राविडिस्तान की डिमांड रखी गई थी, जो इंडियन फेडरेशन से अलग होना चाहते थे और एक इंडिपेंडेंट स्टेट ये बनना चाहते थे. रीजनल पार्टीज़ फ्रॉम पंजाब, तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर हैव मेड सच डिमांड्स. तो पंजाब की रीजनल पार्टी, तमिलनाडु की, जम्मू कश्मीर की, इनकी ये इस तरीके की डिमांड थी. द डिमांड्स ऑफ रीजनल पार्टीज ग्रेजुअली चेंज्ड. इंस्टेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी. दिस वॉज द सेकेंड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज. दिस स्टेज बिगिन आफ्टर 1990. और इसके बाद धीरे धीरे रीजनल पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स, डिमांड्स चेंज हुए. पार्टीज़ अब इंडिया से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन उनकी डिमांड थी कि हमें एज इन रूलिंग पार्टी ज़्यादा फ्रीडम दी जाए. ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली हमारे रीजन में भी रूल कर रही है, करे, लेकिन हमें हमारी फ्रीडम मिले. और ये सेकेंड स्टेज था रीजनल पार्टीज़ के डेवलपमेंट का, जो 1990 में स्टार्ट हुआ था. The regional parties demanded that for the development of the region, people from region should get power at state and national level. For example, शिव सेना, तेलुगु देशम etc. अब जो रीजनल पार्टीज़ थी वो ये डिमांड कर रही थी कि किसी भी रीजन का डेवलपमेंट किया जाए और उसके लिए रीजन को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाए स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे. जैसे एग्जांपल है शिव सेना, Telugu Desam. The development of regional parties in North India shows a different trend. They gave up their demand of separatism and have started demanding autonomy. The regional parties from Northeast are now entering in mainstream of national politics. अब क्या हुआ कि रीजनल पार्टीज़ का नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट है उसमें भी एक डिफरेंट ट्रेंड आने लगा.
उनकी जो हमेशा से डिमांड थी कि हमें अपना सेपरेट स्टेट चाहिए, वो डिमांड उन्होंने छोड़ दी और फिर वो ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे और नॉर्थ ईस्ट से जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं वो भी फिर नेशनल पॉलिटिक्स में घुसने लगे. In short, we can say that the role of regional parties in India have passed through various phases from separatism to autonomy and now towards entry into mainstream national politics. Coalition politics is one of the consequence of their increasing influence in national politics. हम कह सकते हैं कि नेशनल पार्टीज़ में बहुत चेंज आया है. पहले वो सेपरेटिज़म फॉलो करती थी, वो इंडिया के फेडरेशन से अलग होना चाहती थी, पर धीरे धीरे उनकी डिमांड चेंज होकर ऑटोनॉमी में आ गई कि हमें हमारी रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दो. और अब वो नेशनल पॉलिटिक्स में सारी ये रीजनल पार्टीज़ घुस चुकी हैं. जो कोएलिशन पॉलिटिक्स था उसका भी इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा. कोएलिशन गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगे. In India, we have many regional parties. It is not possible to know about all such parties in this chapter. We will study some parties as representative of India's East, West, North and South region. इंडिया में बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ है, इतने सारे स्टेट्स हैं, वहाँ कितनी सारी रीजनल पार्टीज़ है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि एक चैप्टर में आपको हर रीजनल पार्टी के बारे में पढ़ाया जा सके. इसीलिए यहाँ पे कुछ पार्टीज़ के बारे में दिया है जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ रीजन के. सो नाउ कमिंग टू सम मेजर रीजनल पार्टीज़ एज शोन बिलो. सबसे पहले शिवसेना जो हमारी महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी है. मेन पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र एस्टैब्लिश इन 1966. मेन पॉलिटिकल पार्टी है ये महाराष्ट्र की जो 1966 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसे बाल ठाकरे ने बहुत अच्छे से संभाला है. ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मराठी पीपल, प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज, रेजिस्टेंस टू पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स. इसका ऑब्जेक्टिव है कि मराठी लोगों के राइट्स का प्रोटेक्शन करना, मराठी लैंग्वेज का प्रमोशन करना और जो दूसरे रीजन के लोग हैं उन्हें अपने स्टेट से रजिस्ट करना. इन 1995 it entered into a coalition with BJP and came to power in Maharashtra. It shared power with BJP in Maharashtra since 2014. 1995 में बीजेपी के साथ कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करके महाराष्ट्र में शिवसेना पावर पे आई थी और उसके बाद से 2014 से बीजेपी के साथ ही महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी पावर शेयर कर रही है. Now, Shiromani Akali Dal, established in 1920, a prominent regional party in Punjab. ये 1920 में इस्टेब्लिश की गई थी और एक जानी मानी रीजनल पार्टी है पंजाब की. ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी. इसका ऑब्जेक्टिव है कि अपनी रीजन की जो आइडेंटिटी है और अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसे कल्टिवेट करते रहना, उसे प्रमोट करते रहना और हमेशा बनाए रखना. अज्यूम्स पावर इन पंजाब फॉर मैनी ईयर्स. और इस पार्टी के पास पंजाब में सालों से बहुत बहुत ज़्यादा पावर है. नाउ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेन रीजनल पार्टी इन कश्मीर, स्टैब्लिश इन 1932. ये कश्मीर की मेन रीजनल पार्टी है जिसे 1932 में इस्टेब्लिश किया गया था. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेटस. इसका काम है कि कश्मीरी लोगों के जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करना और कंट्री का जो ऑटोनॉमस स्टेटस है वो प्रोटेक्ट करना. नाउ आसाम गण परिषद, आसाम अग्रीमेंट वॉज साइन इन 1985. ये जो आसाम गण परिषद है इसका अग्रीमेंट साइन किया गया था 1985 में. रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ आसाम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम. इस पार्टी का काम है कि किसी तरह की भी प्रॉब्लम है डिस्प्लेस्ड लोगों में उसे सॉल्व करना, जो यूनिक कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सोशल आइडेंटिटी है आसाम की उसे प्रोटेक्ट करना और आसाम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना. अज्यूम्स पावर इन आसाम फॉर मैनी ईयर्स. और इसके पास सालों से आसाम में पावर है. नाउ नेक्स्ट इज द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम. Justice Party, a non-Brahmin movement in 1920, was transformed into Dravir Munetram Kazhagam, a political party. In 1944, Justice Party came to be known as Dravir Kazhagam. तो एक जस्टिस पार्टी थी जिसने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट किया था 1920 में, जिसे बाद में ट्रांसफॉर्म करके नाम रख दिया गया द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई. 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम हो गया द्रविड़ कज़गम. इन 1944 अ ग्रुप
separated from this party, established another party, Dravin Munetra Kadgam. Another group separated from this party in 1972 and established All India द्रविड़ मुनेत्र कड़गम. अब ये जो द्रविड़ कड़गम है, इस पार्टी से एक अलग पार्टी सेपरेट हो गई और अपना नाम रखा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम. फिर इस द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से एक अलग पार्टी सेपरेट हो गई 1972 में, जिन्होंने अपना नाम रखा ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम. प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, मेंबर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर सम ईयर्स. इस पार्टी का काम है तमिल की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कोलिशन गवर्नमेंट बना के बहुत सालों तक थी. द पार्टी हैज़ सपोर्ट ऑफ वोटर्स फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. इट वॉज इन पावर फॉर लॉन्ग पीरियड एंड इम्प्लीमेंटेड मेनी पॉलिसीज़. इस पार्टी का सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वोट्स हैं, और ये लॉन्ग पीरियड तक पावर में थी और इसने बहुत सारी पार्टी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की. इन इंडिया वी हैव मैनी रीजनल पार्टीज़ इन एवरी स्टेट दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द स्टेट पॉलिटिक्स. और हम इंडिया में बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ रही हैं जिन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस किया है. यहाँ 2009 से 2014 में रीजनल पार्टीज़ का चार्ट दिया है. ये आपके एग्ज़ाम के बेसिस से ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही. तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको किसी भी तरीके का भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. और मैं आपको अगेन कहूँगी कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस बारे में रिसर्च करें, इस बारे में वीडियोस देखें, इस बारे में आर्टिकल्स पढ़ें, तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.